मेरे प्रिय नौजवान साथियों, नमस्कार। स्टडी 91 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था में एक बहुत ही शानदार महत्वपूर्ण आयाम पर, जो हमारा इससे पहले पार्ट गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व पार्ट 1। आज हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आज इसी से जोड़ करके दोस्तों हम आपको मौलिक कर्तव्य को भी बताएंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने अनुच्छेद 43 ए तक चर्चा कर चुके थे। आज हमारी जो चर्चा होनी है वो 43 बी से होने वाली है। तो अनुच्छेद 43 को नहीं, आप जानते हैं कि संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत अनुच्छेद 43 ए को जोड़ा गया था। आज 43 बी पर बातें करनी है। तो क्या है अनुच्छेद 43 बी पर, देखते हैं दोस्तों एक एक महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, अनुच्छेद 43 बी में याद रखिएगा, राज्य सहकारीय संस्थाओं को स्थापित करेंगे तथा इसको बढ़ावा देंगे। याद रखिएगा, राज्य सहकारीय संस्थाओं को स्थापित करेंगे तथा इसको बढ़ावा देंगे। ये बातें आपको पता होना चाहिए था। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, ये कब आया सहकारीय संस्थाओं का? तो दोस्तों 57वां संविधान संशोधन हुआ। 57वां संविधान संशोधन होता है। और कब होता है? तो 2012 में होता है और इसी के तहत जोड़ा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में। तो चर्चा का विषय है। आइए दोस्तों, अनुच्छेद 44 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, समान नागरिक संहिता का उल्लेख, कॉमन सिविल कोड। ठीक है, याद रखिएगा, नहीं बहुत महत्वपूर्ण है। तो समान नागरिक संहिता, हमारे देश में 100% कानूनों में 98% कानून ऐसे हैं जो सभी धर्मों, जातियों, लिंगों, स्त्रियों के लिए बराबर पड़ते हैं। लेकिन 2% ऐसे होते हैं दोस्तों जहाँ पर थोड़ा डिफरेंस देखा जाता है। जैसे इस्लाम धर्म में है, इस्लाम धर्म में निकाह का अलग प्रचलन है, हिंदुओं में अलग है। इस्लाम धर्म में तलाक का अलग प्रचलन है, हिंदुओं में अलग है। इस्लाम धर्म में गोद लेना अलग है, हमारे यहाँ गोद लेना हिंदुओं में अलग है। तो कहने का मतलब दोनों भाइयों में नज़र अंतर आता है। ठीक है ना दोस्तों, एक राम है तो दूसरा श्याम है। थोड़ा सा कहने का मतलब ऊपर से है तो राम रहीम बन जाता है ना। तो कहने का मतलब ये है। अब तो दोस्तों अगर राम रहीम एक साथ भी नाम लो ना तो गुरप्रीत की याद आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी गुफा आज तक हमने नहीं देखी, याद रखिएगा। और मूवी आई दोस्तों, याद रखना, डायरेक्टर भी स्वयं, ठीक है ना दोस्तों, एक्टर भी स्वयं, हीरो भी स्वयं, ठीक है, और संचालन भी पूरा करता स्वयं। क्या गजब की मूवी थी दोस्तों, याद रखिएगा, हनीप्रीत ना। तो कहने का मतलब ये जानना आपके लिए ज़रूरी था। तो इसीलिए आपको एक बताते हैं हम बताते हैं आपको, जैसे 3 तलाक है। क्या 3 तलाक? 3 तलाक आप जानते हैं दोस्तों, पहले कॉमन सिविल कोड में नहीं था, समान नागरिक संहिता में नहीं था, समान नागरिक संहिता में नहीं था।
आपको पता होना चाहिए था। कोई भी मुस्लिम भाई अपनी मोहतरमा को क्या है 3 बार लगातार तलाक 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 बोल करके समस्त वैवाहिक संबंध को ख़त्म कर सकते थे। ठीक है, 3 बार तलाक तलाक बोल करके समस्त वैवाहिक संबंध को ख़त्म कर सकते थे, ये जान लीजिए दोस्तों। तो कहने का मतलब यहीं से है। तो समान नागरिक संहिता क्या है दोस्तों, ध्यान से समझो। एक थी हमारी शाह बानो बहन, ठीक है, शाह बानो को क्या होता है 1978 में इनके शौहर जो मध्य प्रदेश के एक बहुत बड़े वकील होते थे अहमद खान जी, उन्होंने याद रखिएगा दोस्तों तलाक दे दिया। तलाक देने के बाद जी हाँ दोस्तों, यह न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाती हैं और 1981 में इनका मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है। अंततः जी हाँ दोस्तों 1986 का यह मुद्दा है, जब सुप्रीम कोर्ट 85 में निर्णय देने के बाद निकल करके सामने आता है 85 में कि भाई संसद इस पर कानून बनाएगी, तो राजीव गांधी जी की सरकार थी, उन्होंने इस पर कोई कानून नहीं, और शाह बानो सिर्फ क्या कर रही थी, गुजारा भत्ता मांग रही थी। ठीक है, कि हमें गुजारा भत्ता मिल जाए क्योंकि हमारे छोटे छोटे 5 बच्चे हैं और मेरी आयु एक वृद्धावस्था में, तो मैं बच्चों को कैसे पाला और बड़ा कर सकती हूँ, तो उसी को लेकर है। तो अंततः राजीव गांधी सरकार ने वोट बैंक की राजनीति के कारण इनको ध्यान नहीं दिया। ठीक है, फिर मामला आता है किसका, सायरा बानो का, याद रखिएगा किसका आता है, सायरा बानो का आता है। और सायरा बानो का जब मामला जी हाँ दोस्तों 2015 में, याद रखिएगा, इनको तलाक मिलता है। 2016 में मामला ज़बरदस्त न्यायालय में पहुंचता है और इनके जी हाँ दोस्तों पति ने भी क्या किया था, तलाक 3 बार बोल करके जी हाँ दोस्तों, अर्थात जो निकाह संबंधी, निकाह को हिंदू धर्म में विवाह बोलते हैं, निकाह संबंधी जितने भी अर्थात दोस्तों प्रतिबंध थे उनको ख़त्म कर दिए थे। ठीक है, तो इस तरह इन्होंने 3 तलाक पर आवाज़ उठाई और 3 तलाक पर जब आवाज़ उठाई तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट 5 जजों की बेंच बैठती है और बैठने के बाद उस समय J.S. खेहर जी, ठीक है, J.S. खेहर क्या होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इन्हीं की अध्यक्षता में। और अगस्त 2017 में निर्णय आता है, अगस्त 2017 में निर्णय आता है। अंततः 3 तलाक को, किसको, 3 तलाक को याद रखिएगा असंवैधानिक घोषित किया गया। मतलब ये गलत है, अब इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगा। जैसे ही असंवैधानिक घोषित होता है और बताया गया इस्लाम धर्म के भी खिलाफ है, वैसे आपको जानना चाहिए ये समान नागरिक संहिता में आ जाता है। किस में आ जाता है, समान नागरिक संहिता में आ जाता है। तो इस तरह आप जानते हैं कि अब 3 तलाक अगर कोई देता है तो इसके खिलाफ न्यायालय में चुनौती होगी, मतलब डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के सम्मुख सुनवाई होगी। और दोस्तों कई तरह के प्रतिबंध भी किए गए, सज़ा का भी प्रावधान था, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह आपने देखा 3 तलाक के बारे में। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता आप समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45 याद रखिएगा। अनुच्छेद 45 में क्या लिखा है, याद रखिएगा, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को राज्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को राज्य, ठीक है ना दोस्तों, शिक्षा उपलब्ध कराएगा। कैसे, निःशुल्क।
ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा, निःशुल्क। अब 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे, जैसे अगर आपको याद हो, हमें तो याद था कि जब मैं छोटा से था दोस्तों, तो हमारे पास की आंटी जी थी, ठीक है, चाची जी लगती थी हमारी। तो हम लोगों गांव में आंटी नहीं कहते थे, चाची जी ही कहते थे। चाची जी रहती थी तो आंगनवाड़ी में थी, और तब उस समय वो इलाहाबाद में ही रहती थी, और इलाहाबाद में ही उनका अल्लाहपुर में घर था, मुझे याद है दोस्तों। तो आंगनवाड़ी से थी, तो जब वो इलाहाबाद से वहाँ आती थी बीच बीच में, तो मतलब वहीं गांव में भी रहती थी, ऐसा नहीं थी, इलाहाबाद से आती जाती थी। तो उस समय की मैं बात बता रहा हूँ। तो हमको पढ़ाती थी, बहुत सारे बच्चे थे, हम भी थे उसमें, तो हमको भी पढ़ाती थी, और ABCD पढ़ाती थी दोस्तों, ठीक है। और याद रखिएगा, कभी नीमन चूस देती थी, मतलब जी हाँ दोस्तों, 1 रुपए के 20 आते थे बच्चों को प्रलोभन देने के लिए, और पंजीरी आती थी दोस्तों। तो मतलब उस समय भी आंगनवाड़ी था, आपको देखे होंगे। तो छोटे छोटे बच्चों को क्या होती थी, शिक्षा देती थी। उस समय हम लोगों को कुछ याद नहीं रहता था, बस ऐसे गोले गोले के बहुत, मतलब एक तरह से गुड़िया टाइप के लगे रहते थे, उनको काउंटिंग करना, जोड़ना, घटाना, ठीक है, ऐसे ही था। ABCD अर्थात बड़े बड़े में लिखा रहता था, ठीक है ना दोस्तों। तो उसी पे पढ़ाती थी, तो हमको याद है वो दौर। तो कहने का मतलब, वो जो आंगनवाड़ी में शिक्षा प्राप्त होती है ना, आजकल तो आंगनवाड़ी को प्राइमरी से जोड़ दिया गया है दोस्तों। तो उसमें जो शिक्षा दी जाती थी ना, तो वो जो निःशुल्क शिक्षा मिलती थी, वह इसी के तहत है, ठीक है दोस्तों। यह राज्य उपलब्ध कराता है। पहले ये व्यवस्था नहीं थी, आपको बता दें, लेकिन 86वां संविधान संशोधन होता है। 86वां संविधान संशोधन के तहत ये आता है, संविधान संशोधन के तहत। कब भैया? 86वां संविधान संशोधन 2002, ठीक है, में आता है, याद रखिएगा। पहले इसी 45वें अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बच्चों का लिखा था। 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने की बात की गई थी, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, ये जानना चाहिए। 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने की बात की गई थी। यहीं से बातें निकल करके आती हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, यहाँ पर जानना चाहिए आपको, कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसको अब उठाकर अनुच्छेद 21A में रख दिया गया, इसी 86वें संविधान संशोधन के तहत। तो यहाँ पर ये अनुच्छेद खाली हो रहा था, तब उसके स्थान पर इसको ला करके जोड़ दिया गया, ठीक है। तो दोनों में नहीं, अब अनुच्छेद 21A में ये है और अनुच्छेद 45 में ये है, याद रखिएगा। चलिए, अनुच्छेद 46, हर एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है दोस्तों, याद रखिएगा। अनुच्छेद 46 में क्या है? राज्य SC ST और समाज के दुर्बल वर्ग के लोगों, समाज के दुर्बल वर्ग के लोगों की शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान देगा या उन्हें उपलब्ध कराएगा, ठीक।
SC ST और समाज के दुर्बल वर्ग के लोगों की शिक्षा की जो व्यवस्था की बात की गई है वह अनुच्छेद आपको पता होना चाहिए 46 में की गई है। किसमें? अनुच्छेद 46 में बात की गई है। आइए दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, अनुच्छेद 47, इसको तो स्टार लगा लीजिए दोस्तों, ये आपका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अनुच्छेद 47 में क्या है? जी हाँ, राज्य के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। राज्य के मौलिक कर्तव्यों का क्या है? उल्लेख है। याद रखिएगा, बहुत सारी बातें हैं। जैसे नंबर 1, राज्य का पहला मौलिक कर्तव्य क्या होगा कि राज्य सभी के जीवन स्तर के सुधार में जोर देगा। जीवन स्तर, ठीक है। फिर दोस्तों, राज्य सभी को पोषाहार उपलब्ध कराएगा। पोषाहार उपलब्ध कराएगा। तीन, ठीक है, जीवन स्तर में सुधार, ठीक है, पोषाहार उपलब्ध कराएगा और स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराएगा। जीवन स्तर में सुधार है, में है यहाँ पर, के नहीं होगा, में सुधार, पोषाहार उपलब्ध कराएगा, स्वास्थ्य सुविधा पर जोर देगा। ये राज्य के 3 प्रमुख मौलिक कर्तव्य होते हैं, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जीवन स्तर में सुधार, पोषाहार और उच्च स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त कराना राज्य का। इसीलिए आप देखे होंगे दोस्तों, जैसे जीवन स्तर में सुधार तो लगातार क्या होता है, जो गरीब परिवार होते हैं उनको देखे होंगे कि भैया फ्री में कॉलोनी देना, फिर आपका बहुत सारी चीज़ों में छूट देना, लोगों को राशन पानी गल्ला देना, पोषाहार में नहीं। जी हाँ दोस्तों, तो यही होता है। साथ ही साथ स्वास्थ्य सुविधा में सरकारी अस्पताल में आप देखे होंगे कि दोस्तों गांव-गांव में जाते हैं लोग, महीने महीने में कैंप लगता है, कभी आँख का जांच होता है, कभी ब्लड का जांच होता है, कभी गर्भवती महिलाओं का चेकिंग होती है। तो इस तरह सभी बातों का यहाँ पर क्या है? उल्लेख है, ठीक है। सभी बातों का क्या है? यहाँ पर उल्लेख है, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। तो नोट करने वाली बात तो है, ये है ना, याद रखिएगा, बिल्कुल नोट करने वाली बातें हैं यहाँ से जानने की, तो इनको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे, ध्यान देते हैं दोस्तों। आगे बात क्या है? इसी अनुच्छेद में लिखा हुआ है, एक पॉइंट याद रखिएगा, राज्य मादक पदार्थ पर रोक लगा सकता है। मादक पदार्थ पर रोक लगा सकता है, याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, जैसे राज्य मादक पदार्थ पर रोक लगा सकता है, ये बात तो एकदम सही है। जैसे कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि आपको जानना की ज़रूरत होनी चाहिए यहाँ पर कि भैया क्या है, यहाँ पर राज्य मादक पदार्थ पर रोक लगा सकता है, ये बात तो एकदम ठीक है, लेकिन राज्य मादक पदार्थ में क्या आखिर? तो मादक पदार्थ में जैसे आता है तंबाकू है, गुटखा है, जी हाँ दोस्तों, ये सारी चीज़ें हैं। फिर
चरस है, गांजा है, अफीम है, कोकीन है, हीरोइन है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो दारू शराब भी आता है इसी में। तो कहने का मतलब देखे होंगे, इस पर रोक लगा सकता है राज्य, और नीतीश सरकार ने लगाया भी है। बिहार में जो मादक पदार्थ पर रोक लगा है नशाबंदी का दोस्तों, वह यही कारण है। बहुत सारी माताएं तो नीतीश जी के एकदम चाहने वाली हो गई हैं। चाहने वाली का मतलब समझ रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, बहुत लोगों का क्या हो रहा था, घर परिवार बिगड़ रहा था ना, घर परिवार क्या हो रहा था, बिगड़ रहा था। तो आज उनके घर में बहुत बड़ा क्या हुआ है, सुधार हो गया है। क्या हो गया है? बहुत बड़ा सुधार हो गया है। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो इस तरह आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, थोड़ा एसी में दिक्कत आ रही थी तो वही मैं चालू करने आ गया, बहुत समस्या हो रही थी दोस्तों। तो राज्य मादक पदार्थ पर क्या कर सकता है, रोक लगा सकता है, और लगाए भी हैं, आप जानते हैं, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, तो अनुच्छेद आपका क्या हो गया, 47 हो गया। अब हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 48 में, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा दोस्तों, विशेष करके ही नहीं, ठीक है। चलिए, अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 किससे संबंधित है दोस्तों? अनुच्छेद 48 में लिखा है, राज्य कृषि और पशुपालन, राज्य कृषि और पशुपालन में सुधार हेतु उन्नत तकनीकों का प्रयोग करेगा। ठीक है, राज्य कृषि और पशुपालन में सुधार हेतु उन्नत तकनीकों का प्रयोग करेगा। ये जानते हैं आप, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो कृषि हो गई। आप देखे होंगे कि कृषि पर हमेशा सरकार ज़्यादा से ज़्यादा जोर देती रहती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सरकार जानते हैं कि भारत एक किसानों का देश है। आज आपको बता दें, ऐसी ऐसे फसलें हैं, जब मैं देखा हूँ, मैं आपको उदाहरण बता सकता हूँ। मैं ऐसी ऐसी फसलों को देखा हूँ कि बाप रे, 3 महीने में अर्थात पैदावार हो जाती है। बहुत कम पानी की चाहत होती है, उर्वरक कम जा लगता है, ठीक है, और काफ़ी पौष्टिक भी है। याद रखिएगा नहीं दोस्तों। तो रासायनिक मतलब कृषि में सुधार हो तो रहा है, याद रखिएगा, काफ़ी पैदावार बढ़ गई है। आज एक मतलब 1 बीघे खेत में नहीं 10-10, 20-20, 25-25 कुंटल, मतलब कुंतल बोलते हैं गांव में, तो कुंतल में याद रखिएगा दोस्तों, अर्थात धान का पैदावार हो रही। तो मामूली बात है, बहुत होता है। गन्ना है, देखिए दोस्तों, आजकल बहुत बड़े बड़े हर चीज़ में तो पैदावार हो रही है, सुधार तो हो रहा है ना। मैं एक छोटा सा एग्जांपल मुझे याद है, क्योंकि मैं भी किसान का ही बेटा हूँ। मैं भी खेतों में गया हूँ, काटा हूँ, गेहूँ काटा हूँ, चना काटा हूँ, मसूर काटा हूँ, मटरा काटा हूँ, सरसों काटा हूँ, अरहर काटा हूँ, क्या नहीं करा है, रेंड़ी तोड़ा हूँ, ठीक है। तो हर काम तो मैं भी किया हूँ ना दोस्तों, बोझ भी बहुत सारे ढोया हूँ। शायद उसी के खातिर मेरा शायद कद भी छोटा हो गया होगा। बचपन से गोबर फेंका हूँ, भैंस दुहा हूँ, बहुत मेहनत किया हूँ यार, तब आ जा कर के यहाँ पर खड़ा हूँ। मेहनत से मैंने पीछे कभी नहीं हटा है, तो आपको बता दूँ। लेकिन बढ़िया, जितना भी दिन किए अच्छे से किए। तो मैं किसान में बता देता हूँ, 1 साल हम लोगों ने धान लगाया, मेरे भाई और मैंने, ठीक है, मतलब धान लगवाया। और धान मेरे यहाँ नहीं होता था, याद रखिएगा, पहले तो धान लगवाया, ठीक है। अब धान लगवाया तो क्या हुआ, धान तो माताएं बहनें आई, रोपण की, मतलब जो बीज हमने अर्थात उगाया था उसको निकाल कर खेत में लगाई।
लग गया भाई, लेना लग गया। अब जब लेना लग गया तो फिर क्या हुआ, बड़ा हो गया वो लेना। अब उसमें क्या हुआ, बहुत ज़्यादा मतलब क्या हुआ, घास की मतलब घास आई। तो फिर हम लोगों ने उसको निरवाया भी मज़दूरों से, और दोनों भाई मेहनत किए, हम स्वयं निराने जाते थे साथ में, ठीक है। तो कहने का मतलब, मैं जानता हूँ, याद है मुझे आज भी वो दिन, पापा जी भी रहते थे। तो फिर हम लोग क्या किए, दोबारा दूसरे साल जब हम गए बीज लेने, हम और मेरे भाई, तो हमने बीज वाले से बोला, भैया ये बताओ, पिछले बार हम लोग धान ले की बीज ले गए, जब धान की रोपाई हुई तो उसके बाद उसमें बहुत ज़्यादा क्या हुआ, अर्थात जो अतिरिक्त मतलब पौधे वो उगाए थे, ठीक है। तो उन्होंने कहा अच्छा ये बात है, कहा ये दवा मैं देता हूँ, ले जाइए। उसका नाम था मसेटी, ठीक है, मुझे आज भी याद है, क्योंकि याद रखिएगा दोस्तों, उसने मेरे घर की बहुत सारी मदद की, मतलब आर्थिक रूप से मजबूती पहुंचाई। कहा ये ले जाइए, और जिस दिन धान की रोपाई हो उसके दूसरे दिन पानी जब भरा हो, या उसी दिन जब लग उग जाए पूरा, तो इसको अच्छे से डाल दीजिएगा, मतलब एक स्थान पर। जब मैंने उसको डाल दिया दोस्तों, क्या हुआ, 2-3 दिन बाद पूरा पानी काई हस बन गया, मतलब काला काला, और उस पर जम गया पूरा, क्या हो गया, पूरा जम गया। अब उसमें से घास अर्थात निकल ही नहीं पा रहे थे, ठीक है। उस साल कोई घास नहीं हुई, कोई मतलब मजदूरी नहीं गई, हम लोगों का बहुत सारा धन बच गया उसमें से, नहीं, ठीक है, अतिरिक्त। कहने का मतलब ये है, सुधार तो हो रहा है ना यार, आजकल ऐसे ऐसे अर्थात बीजें हैं, ऐसे ऐसे केमिकल्स हैं, ऐसे ऐसे जो बहुत फ़ायदेमंद हैं आपके लिए। तो कहने का मतलब ये सारी चीज़ें हैं, सुधार हो रहा है। इसी तरह पशुपालन में देखिए, आज की जो गायें आ रही हैं, बकरियां आ रही, भैंसें आ रही हैं, एक एक टाइम में नहीं, 20-20, 10-10, 15-15 लीटर तक दूध देने वाली भैंसें हैं, ठीक है। मेरी स्वयं की जो एक भैंस थी, वो पापा ने तो अभी बेच दिया, उसको सेल कर दिया, लगभग 95 या 90 की ऐसे कुछ बिकी थी, 1000 में। तो कहने का मतलब मुझे याद नहीं है अभी बारह की, लेकिन वो एक एक टाइम में 8-8, 9-9 मतलब लीटर दूध देती थी। अब बताइए, अगर 1 लीटर आज की डेट में शहर में 50 रुपये लीटर है, गांव में तो 35-40 में नो डाउट होगा ही। 50 रुपये, वो भी पेवर नहीं है, पानी मिला वाला है। पेवर 70 रुपये है, जो सामने 2 कर देते हैं। अब सोचिए, अगर 8 लीटर भैंस देती है तो 70 के हिसाब से जोड़िए तो 8×7=56, अर्थात जी हाँ दोस्तों, 560 रुपये का एक टाइम में अर्थात दूध देती है। अगर दोनों टाइम में मैं समझता हूँ तो 1000 रुपये लेकर चलता हूँ, 570 रुपये को हटा दीजिए, 1000 रुपये अर्थात दूध देती है। और भैंस अगर 6 महीने लग गई तो फिर तो 1-2 भैंस का दाम वो दे करके गई। बातें समझ रहे हैं ना आप। तो इस तरह दोस्तों आप समझ सकते हैं कि अच्छा, मतलब पैदावार, मतलब ये बिजनेस है एक तरह से, और आज बहुत सारे परिवार में ऐसा हो रहा है, आप जानते हैं। तो वही है कि लगातार सुधार हो रहा है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आगे देखिए दोस्तों, राज्य राज्य गाय वध पर रोक लगा सकता है, ठीक है, रोक लगा सकता है, ये जान लीजिए दोस्तों। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। गाय वध, याद रखिए, विशेष करके गाय वध पर रोक है, और योगी आदित्यनाथ ने जो लगवाया है दोस्तों, वह यही तो कारण है, ठीक है। योगी आदित्यनाथ जी ने जो उत्तर प्रदेश में वध रोका है, अब इसके खिलाफ न्यायालय में चुनौती भी नहीं दे सकते हैं, और दोस्तों दे भी नहीं सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। तो जो गाय वध, बैलों, जानवरों पर वध रोक लगा है, वह इसी के कारण तो लगा है दोस्तों, यही कारण है। तो भले योगी आदित्यनाथ जी से मेरी एक ही निवेदन है कि जो गांव में उन्होंने बाड़े बनवाए, जो प्रधानों के अंदर इतना सारा चीज़ आता है दोस्तों, वो सारा प्रधान खा जाते हैं, ध्यान नहीं देते। कोई बाड़े में आज पशु नहीं है, वहाँ पे फालतू में ये सारी चीज़ पड़ी हुई है। उनसे निवेदन यही है कि आप गौशाला बनवाइए, ठीक है, क्योंकि किसानों का बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, क्षति हो रही है, ठीक है। अगर आपने ये कदम उठाया तो उसके लिए आगे सोच करके भी तो उठाइए बड़ा सा, कि ये नहीं कि जानवर। आज मैं एक दिन आपको बता दूं, मैं अभी हाल ही में चित्रकूट जा रहा था दोस्तों। मैं सुबह सुबह बाइक से उठाया, मैं और मेरे साथी थे, दोनों लोग।
रास्ते भर में मैं अर्थात इलाहाबाद से बाइक से ही गया, नो डाउट। अच्छा, मैं सोचा बढ़िया एंजॉय करते जाऊंगा। सुबह सुबह हम लोग 4 बजे निकल लिए, मौसम अच्छा था। अब दोस्तों जब यहाँ से मैं जाने लगा तो यहाँ से लेकर के मुझे इलाहाबाद से मऊ तक, मऊ भी है इधर एक, तो दोस्तों वहाँ तक अर्थात रास्तों पर पूरा अर्थात जानवर ही बैठे दिखे। और एक दो उधर तो मैंने ऐसे मतलब देखा दृश्य जहाँ पर मैं स्वयं बचा दुर्घटना से, और एक दो स्थानों पर ऐसे मैंने देखा कि दोस्तों जानवरों के ऊपर से ट्रक गुजर गए हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं समस्या है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इस पर ये बिल्कुल ज़रूरी है। किसानों के अर्थात फसलों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं वो लोग, जी हाँ, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। गाय वध पर रोक लगा सकता है, याद रखिएगा। आगे आइए दोस्तों, अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 48A, इसमें क्या है दोस्तों, ये है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित। किससे संबंधित? पर्यावरण संरक्षण से। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इससे जोड़ा गया था, और 1977 में लागू हुआ था, तो 1977 से लागू हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जब 1977, तो इसमें क्या लिखा है, राज्य पर्यावरण की संरक्षण करेगा तथा साथ ही साथ वह क्या करेगा, यानी दोस्तों जो वन और वन्य जीव हैं उनकी भी रक्षा करेगा, याद रखिएगा। तो कहने का मतलब यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण बातें आती हैं। ठीक है, राज्य पर्यावरण को आज बचाना बहुत ज़रूरी है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पर्यावरण जितना बचा सकें उतना करें दोस्तों, क्योंकि पर्यावरण का अगर आप बचाव नहीं करते तो आज कोरोना का परिणाम देख चुके हैं। ठीक है, कोरोना का परिणाम देख चुके हैं, और याद रखिएगा दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य पर्यावरण का संरक्षण करेगा तथा राज्य पर्यावरण का संरक्षण करेगा तथा वन एवं वन्य जीव की रक्षा करेगा। ठीक, यही है दोस्तों, याद रखिएगा। नहीं, आज देखे होंगे सरकार हमेशा पर्यावरण के संरक्षण पर जोर देती है। बहुत सारे पेड़ कटवाए तो भी लगवाए भी हैं। बहुत सारे सड़कों के आज देखिए आप किनारों पर चले जाइए तो बहुत सारे पेड़ पौधे क्या है दोस्तों लगे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह आप यहाँ से भी देख सकते हैं। आइए दोस्तों अनुच्छेद 49 देखते हैं। हमें हर एक पार्ट्स पर अच्छे से चर्चा करना है। कोई भाग दौड़ कर नहीं पढ़ाई पढ़ना है कि हमें भाग दौड़ कर पढ़ाई पढ़ना नहीं, तो हम समझ ही नहीं पाएंगे, तो मतलब ही क्या है पढ़ाई करने का। हमें समझ कर पढ़ना है। अनुच्छेद 49 में क्या लिखा है, राज्य जी हाँ दोस्तों, राज्य विरासत, ठीक है, राष्ट्रीय स्मारक, राज्य विरासत, राष्ट्रीय स्मारक और राष्ट्रीय महत्व के स्थान, राष्ट्रीय महत्व के स्थान, राज्य विरासत, राष्ट्रीय स्मारक और राष्ट्रीय महत्व के स्थान को
बढ़ावा देंगे और इनका संरक्षण करेंगे। ठीक है। तो राज्य जो विरासत है, जो हमें विरासत में प्राप्त हुए हैं, जैसे आपके दोस्तों बहुत सारे राजस्थान में चले जाइए तो किला है, जैसे चित्तौड़गढ़ का किला, मेवाड़ का किला, अजमेर का किला, तो ये हमें विरासत है हमारी। ठीक है। राजस्थान, गुजरात में बहुत सारी बावड़ियाँ बनी हुई बहुत अच्छी अच्छी, तो वहाँ पर जाएंगे तो आपको एकदम मन मोह जाएगा ऐसा ऐसा। ठीक है दोस्तों। तो कहने का मतलब इनका हो गया राष्ट्रीय महत्व के स्थान, जैसे राष्ट्रीय महत्व के स्थान जैसे ताजमहल हो गया। ठीक है। आपका साबरमती आश्रम हो गया, आपका भैया ब्रह्मा जी की मंदिर हो गई राजस्थान की, याद रखिए पुष्कर वाली, आपके आनंद भवन हो गया। ठीक है। आपका गेटवे ऑफ इंडिया हो गया, इंडिया गेट हो गया। तो ये जो राष्ट्रीय स्मारक हैं या राष्ट्रीय महत्व के स्थान हैं, ये सब का अर्थात सुरक्षा करने की जिम्मेदारी किसके पास है? राज्य के पास है, आपके पास थोड़ी है यार। आपके पास है क्या? आप जाते हैं क्या पेंटिंग करवाने, या मैं जाता हूँ क्या? कहे जाएंगे भाई, सरकार को हम धन देते तो है, करवाती तो है। ठीक है। वही सुरक्षा भी करवाती है, गार्ड वार्ड जो लगते हैं, याद रखिएगा, देखे होंगे आप लोग, तो इसी के तहत ना है सब। तो इस तरह दोस्तों यहाँ से भी आप समझ सकते हैं ना। राष्ट्रीय महत्व के स्थान जैसे कुंभ मेला हो गया, देखे होंगे, जो इलाहाबाद प्रयागराज में लगता है हर वर्ष। ठीक है। उज्जैन में लगता है, आपके हरिद्वार में लगता है। ठीक है। तो इस तरह के भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो महत्व स्थान देते हैं, तो इनको भी अर्थात पूरा रख रखाव, बचाव, इनका संरक्षण, ये सब किसके काम में है दोस्तों? आपके राज्य के काम में है। ठीक है। चलिए, अनुच्छेद 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट और यूपीएससी में आया हुआ प्रश्न 2019 के प्री में, अनुच्छेद 50। ठीक है। कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण करना राज्य का कार्य है। ठीक है ना दोस्तों। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण पर जोर दिया जाता है दोस्तों। आप जानते हैं कि कार्यपालिका के मामले में न्यायपालिका बहुत इंटरफेयर करती है, और न्यायपालिका के मामले में कार्यपालिका बहुत सारी इंटरफेयर करती है। ठीक है। तो इसलिए दोस्तों आपको बहुत शानदार तरीके से जानना चाहिए। ठीक है। एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर ना करें, ये बहुत बड़ा विवाद है, याद रखिएगा दोस्तों। आप देखे होंगे कि जैसे मजिस्ट्रेट साहब हैं, छोटे छोटे मुद्दे वही सॉल्व कर देते हैं, जो गलत है वो न्यायपालिका को करना चाहिए। तो इसी पृथक्करण पर जोर देके अभी सबरी वाला मंदिर, केरल भगवान अयप्पा वाला जो है, याद रखिएगा, वो मुद्दा जो है दोस्तों, याद रखिएगा, उसमें भी कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे के बीच बहुत ज़्यादा तू मैं हुआ है, याद रखिएगा। तो यहाँ से भी बातें तो आती हैं ना निकल करके, यहाँ से भी बातें आती हैं। तो इस तरह पृथक्करण। आइए दोस्तों, अनुच्छेद 51A, सॉरी 51, अभी तो 51 ही है, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में भारतीय विदेशी नीति का आधार दिया गया। भारतीय विदेशी नीति का आधार दिया गया है। ठीक है। आधार दिया गया है, ये बातें आप जानना चाहिए। भारतीय विदेशी नीति का आधार दिया गया है कहाँ भैया? अनुच्छेद 51 में। ठीक है।
भारत दूसरे देशों के साथ जो संधि और समझौते हैं उनको सुरक्षित रखेगा। याद रखिएगा, भारत अंतर्राष्ट्रीय, जी हाँ दोस्तों, संबंधों को सौहार्दपूर्ण, जी हाँ दोस्तों, रखते हुए बढ़ावा देगा। साथ ही साथ भारत का जो दूसरे देशों के साथ विवाद है उसको मध्यस्थता से हल करेगा। ठीक है, भारत, याद रखिएगा, जो भी अर्थात दूसरे देशों के साथ हमेशा संबंधों को मजबूती से रखेगा। ये सारी हमारे विदेशी नीति में है, सारी हमारे कहाँ हैं, विदेशी नीति में है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जान लीजिए। तो ये था भारतीय। ठीक है, 4 पॉइंटें फिर से नोट कर लीजिए। भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति और जो समझौते हैं, ठीक है, शांति है और साथ ही साथ सुरक्षा है, उसको बढ़ावा देगा। भारत, याद रखना, दूसरे देशों के साथ सम्मानजनक व्यवहार रखेगा। तीसरा नोट करते जाइएगा, तीसरा क्या कहता है, भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति संधि समझौते को सुरक्षित रखेगा। चौथा पॉइंट है, भारत, याद रखिएगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय जो अर्थात उसके क्या है भैया, विवाद हैं, उसको मध्यस्थता से कर लेगा। नहीं, हमारा पाकिस्तान को तो 1 मिनट में भारत खेल खिला दे, लेकिन बस तो यही बात है कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय में नीति में लिखा कि भारत पहले किसी पर वार नहीं करेगा, भारत पहले किसी पर वार नहीं करेगा, याद रखिएगा। तो इस तरह की बातें हैं दोस्तों, ये जानना चाहिए। आइए दोस्तों आगे देखते हैं, ये जान लीजिएगा अगला पार्ट क्या है दोस्तों। यहाँ से समझिए, अब स्टार लगा लीजिएगा। मिनर्वा मिल्स मामला, मिनर्वा मिल्स मामला 1980। ठीक है, मिनर्वा मिल्स मामला 1980, याद रखिएगा, ये बातें आपको समझना चाहिए था। मिनर्वा मिल्स मामला 1980, इस मामले में क्या है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जब ये बातें निकल के आई कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व बड़े की मौलिक अधिकार, जैसे चंपाकम दुराई राजन मामले में यह कहा गया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व छोटे हैं, मौलिक अधिकार बड़े हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार बड़े हैं। लेकिन जब 42वें संविधान संशोधन के बाद क्या होता है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को बड़ा कर दिया जाता है, मौलिक अधिकारों को छोटा कर दिया जाता है, तब आपस में विवाद होने लगता है। तब याद रखिएगा, नहीं, मिनर्वा मिल्स मामला 1980 के मामले में याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मौलिक अधिकार है, क्या मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। कहने का मतलब, ना मौलिक अधिकार बड़े हैं, ना तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व बड़े हैं, यह एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। जिस तरह कहा गया सिक्के के क्या होते हैं दोस्तों, 2 पहलू होते हैं, बगैर 2 पहलू के सिक्के का निर्माण नहीं हो सकता, उसी तरह इन दोनों के अर्थात ना होने से लोगों के जो एक अधिकार हैं वो प्राप्त नहीं हो सकते हैं। तो इस तरह की बातें भी यहाँ से निकल कर के आती हैं, ये जानना चाहिए आपको दोस्तों, तो नोट कर लीजिए इसको, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे हम लोग बात करते हैं, जी हाँ दोस्तों, अब मौलिक कर्तव्य पर। किस पर, मौलिक कर्तव्य पर। आइए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं किस पर, मौलिक कर्तव्य पर। किस पर बात करेंगे, मौलिक कर्तव्य पर, जो अपने आप में बहुत शानदार है। तो फिर देर किस बात की है, आइए शुरू करते हैं। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है दोस्तों, फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये याद रखिएगा, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है मौलिक कर्तव्य। देखिए दोस्तों,
फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य क्यों महत्वपूर्ण है। दोस्तों पहली बात तो यह जान लीजिए दोस्तों, मौलिक कर्तव्य का मूल संविधान में कोई उल्लेख नहीं था। मूल संविधान में कोई उल्लेख नहीं, ठीक है, मूल संविधान में कोई उल्लेख नहीं। लेकिन जब देश में क्या होता है दोस्तों, 1975 में आंतरिक विद्रोह होता है, तब यह बात समझ में आती सरकार को कि मौलिक कर्तव्य होना चाहिए। तब सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनती है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, पूरा 42वां संविधान संशोधन है इसी के तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर ही 42वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, मूल संविधान में कोई उल्लेख नहीं था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर ही 42वां संविधान संशोधन के तहत, जी हाँ दोस्तों, तहत मौलिक कर्तव्य को संविधान में स्थान दिया गया। दोस्तों 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था वह 1976 में हुआ था, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, और 1977 में यह लागू होता है। कब लागू होता है? 1977 ईस्वी में। तो 42वें संविधान संशोधन के तहत यह आता है। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों, मौलिक कर्तव्य को संविधान में स्थान दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है दोस्तों? तो अनुच्छेद 51A में स्थान दिया जाता है, ठीक है, अनुच्छेद 51A में। तो अब देखिए दोस्तों, जो हम मौलिक कर्तव्य पर बात करते हैं, ठीक है, मौलिक कर्तव्य, तो इसको कहाँ पर दिया गया है स्थान? तो भारतीय संविधान के भाग 4A में, ठीक है, और अनुच्छेद 51A में स्थान दिया गया है, ठीक है ना दोस्तों। मौलिक कर्तव्य को हमने रूस के संविधान से लिया है, ठीक है, रूस के संविधान से लिया है। ये बातें भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जानना चाहिए। तो अनुच्छेद भाग 4A अनुच्छेद 51A रूस के संविधान से इसे हमने स्वीकार किया है, जो पूर्व का सोवियत संघ था, ठीक है, पूर्व सोवियत संघ भी लिखा रहता है कभी कभी, तो याद रखिएगा सोवियत संघ। याद रखिएगा दोस्तों, संविधान द्वारा कुछ प्रदत्त ऐसे कर्तव्य होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ देश के नागरिकों को लागू होते हैं। ये सिर्फ देश के नागरिकों पर लागू होते हैं, देश के नागरिकों पर, देश के नागरिक पर लागू होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब मौलिक कर्तव्य देश के नागरिकों को मिले हैं, विदेशियों को नहीं है, ठीक है। यह वाद योग्य नहीं है, ये भी वाद योग्य नहीं है। तो ये कहा जाता है कभी कभी मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये जान लीजिए। 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन हुआ दोस्तों। कब होता है? 1976 में। कौन? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, यह संविधान संशोधन 3 जनवरी
1977 को लागू हुआ था। कब? 1977 को। इसीलिए हर वर्ष 3 जनवरी को मौलिक कर्तव्य दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? मौलिक कर्तव्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, मनाया जाता है। तो इस तरह आप देख लीजिएगा ये कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं, यहाँ से भी आता है। तो 3 जनवरी को क्या मनाया जाता है? मौलिक कर्तव्य दिवस मनाया जाता है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति दोस्तों, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर सिर्फ और सिर्फ 10 मौलिक कर्तव्य लागू होते हैं। 10 मौलिक, प्रारंभ में कितने? 10 मौलिक कर्तव्य लागू किए गए थे। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। ठीक है, का उल्लेख है। ठीक है, 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों। 86वां संविधान संशोधन हुआ था। कब दोस्तों? 2002 में, और उसी के द्वारा इसको जोड़ा गया था। इसमें क्या लिखा है? माता पिता मतलब या फिर संरक्षक जो अभिभावक हैं वह अपने बच्चों को जो 14 साल से कम है दोस्तों उनको ज़रूर से ज़रूर शिक्षा उपलब्ध कराएंगे, इसी का उल्लेख दिया है। दोस्तों आपने देखा राज्य के नीति निर्देशक तत्ववाद योग्य मतलब वो मौलिक कर्तव्यवाद योग्य नहीं है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि आपको हम बता दें, यहाँ से जानना चाहिए आपको कि अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा सिनेमा घरों में जब मूवी चालू होगी उससे पहले राष्ट्रगान बजेगा और राष्ट्रगान पे जो नहीं खड़ा होगा उसके ऊपर आर्थिक दंड लगाया जाएगा। तो दोस्तों इस पर बहुत बड़ा विरोध हुआ। ठीक है, लोगों पर दंड भी लगे, कई लोग नहीं खड़े होते थे। तो दोस्तों फिर अंततः न्यायालय में चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया, मतलब नहीं लगाया जाएगा, कोई दंड नहीं, क्योंकि वाद्य योग्य नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। तो इस तरह दोस्तों आपने देखा होगा कि इसमें राष्ट्रगान पर ये बातें की गई थी। ठीक है ना दोस्तों, तो इस तरह आपको जानना चाहिए दोस्तों, यहाँ से भी बातें आपको महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। ये जानकर आपको अच्छा लगा होगा। तो ऐसे प्रश्न आपके सामने बहुत सारे आते हैं, ऐसे प्रश्न आपके सामने बहुत सारे देखने को मिलते हैं। ठीक है, कि ज़बरदस्ती नहीं थोपा जाएगा मौलिक कर्तव्य, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा अगर आप इसका गलत काम करते हैं तो इसका कानूनी सज़ा भी मिलेगी आपको। राष्ट्रीय गीत का उल्लेख नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय गीत का उल्लेख मौलिक कर्तव्य में नहीं दिया गया है। ये भी बातें आपको भारत ने आपको बता दे दोस्तों, मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ से लिया है, बल्कि अमेरिका जैसे देश जो है, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हैं, यहाँ पर मौलिक कर्तव्य का कोई उल्लेख नहीं है। याद रखिएगा भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर अच्छे से दिया गया है। तो ये था मौलिक कर्तव्य पर विशेष चर्चा, जो हम लोगों ने एक एक करके दोस्तों हर एक बात पर याद रखिएगा दोस्तों बातें किया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह आप सभी लोग देख लिए होंगे, मौलिक कर्तव्यों पर भी हम लोगों ने चर्चा आखिर कर ही ली है। तो दोस्तों इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप सभी मौलिक कर्तव्य जो 11 हैं उनको जहाँ पढ़ाया हूँ, ये नोट्स जहाँ बना रहे हैं आप, वहीं पर 11 मौलिक कर्तव्य जहाँ मोबाइल से निकाल के किताब में हर जगह दिया है उसको लिख लीजिए और एक बार पढ़ लीजिएगा, 2 बार, जहाँ से आपको बातें समझ में आ जाए। क्योंकि कभी कभी मौलिक कर्तव्य आपका, जी हाँ दोस्तों, डायरेक्ट दे देता है कि ये कौन सा मौलिक कर्तव्य किससे संबंधित है। चौथा मौलिक कर्तव्य में क्या कहा गया, तीसरे मौलिक कर्तव्य में क्या कहा गया, पहले मौलिक कर्तव्य में क्या कहा गया है।
दोस्तों याद रखिए। जैसे पहला मौलिक कर्तव्य क्या कहता है, हम भारत के सभी नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करें तथा संविधान के आदर्शों, संविधान की राष्ट्र संस्थाएं, राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज को जी हाँ सम्मान करें। फिर दूसरा मौलिक कर्तव्य, हमारी स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजोए। तीसरा क्या कहता है, देश के सभी नागरिक एकता, अखंडता और संप्रभुता का रक्षा करें। याद रखिएगा, ये तीसरा मौलिक कर्तव्य। चौथा मौलिक कर्तव्य क्या कहता है, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। तो दोस्तों इसी तरह की बातें, फिर आगे भातृत्व की भावना, माताओं बहनों की सेवा, पर्यावरण की रक्षा, ये सारी बातें की गई हैं। ठीक है, तो ऐसे बातें आप देख लीजिएगा, बहुत शानदार हैं, इनको लिख लीजिएगा, पढ़ जरूर लीजिएगा अगर आप हमें मानते हैं तो 11 मौलिक कर्तव्यों को। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।